चल रहा था कल की क्लास में रक्त का पार्ट। रक्त के अंदर हमने पढ़ा था रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिराणु। प्लाज्मा की हमने बात करी थी, आज हम इसको करना है रुधिराणु। तो रुधिराणु के हमने प्रकार पढ़े थे तीन, एक तो आता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है ब्लड प्लेटलेट। एक तो कौन सा होता है आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है श्वेत रक्त कणिका और एक होता है रक्त बिंदुवाणु ब्लड प्लेटलेट। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी। लाल रक्त कणिका आरबीसी, देखो सामने पहला क्वेश्चन तो अपने पास में यहां से ये बनता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, तो इरिथ्रोसाइट। इसका अन्य नाम क्या होता है, आरबीसी को हम दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट। आपसे लाल रक्त कणिका भी बोल सकते हो, आरबीसी बोल सकते हो, और इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी होता है उसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स का अन्य नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। तो आरबीसी का अन्य नाम क्या हो जाएगा इरिथ्रोसाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया, देखो एक तो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, पहला क्वेश्चन ये आता है आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है। तो आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होती है, क्वेश्चन याद है तब तो आंसर होगा पित्तक। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, आंसर क्या करना है पित्तक। और आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तब आंसर होगा इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा इरिथ्रोपोएसिस। और आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कहां से होती है, तो पित्तक से होती है। अब आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ तो पित्तक से होती है, लेकिन भ्रूण अवस्था के अंदर आगे आगे आरबीसी का निर्माण कहां होता है, आरबीसी निर्माण की बात की जाए और वो की जाए भ्रूण अवस्था में। तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो यकृत व कलिया में होता है। आते आते आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो यकृत व कलिया में होता है। और वयस्क मनुष्य की बात की जाए कि वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण होता है कहां पे, अस्थि में, बोन मैरो में। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है पित्तक से, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत व कलिया में, और वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। यकृत को बोलते हैं लीवर, कलिया को बोलते हैं स्प्लीन, और अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। अब ये तो हो गई निर्माण की बात। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, स्तनधारी के लाल रक्त कण कैसे होते हैं और उभयचर प्राणी के कैसे होते हैं। तो याद रखना, देखो स्तनधारी के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, स्तनधारी इसके होते हैं उभयावतल। स्तनधारी के लाल रक्त कण कैसे होंगे, उभयावतल, बाइकॉन्केव। उभयावतल का मतलब बाइकॉन्केव। और उभयचर प्राणी के अंदर स्तनधारी कैसे होते हैं, उभयचर में, उभयचर प्राणी के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, स्तनधारी में लाल रक्त कण मतलब मेमल में कैसे होते हैं, उभयावतल होते हैं। और उभयचर प्राणी के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, तो वो होते हैं उभयोतल, उभयोतल बाइकॉन्वेक्स। इसमें तो कैसे होते हैं बाइकॉन्केव, और उभयचर में कैसे होते हैं उभयोतल होते हैं। एक ये भी आता है कि आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस क्या होगा, अनुपस्थित होता है। लेकिन इसका अपवाद भी होता है। अगर बात की जाए अपवाद की, अपवाद क्या होता है भाई, एक तो होता है ऊंट और एक होता है लामा। ऊंट व लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी के साथ साथ क्या पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन बन गया अपने पास में, अन्य नाम इरिथ्रोसाइट हो गए। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, पित्तक से प्रारंभ होती है। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, यकृत व कलिया में होता है। वयस्क मनुष्य में कहां होता है, अस्थि मज्जा में होता है। स्तनधारी के लाल रक्त कण उभयावतल बाइकॉन्केव। उभयचर प्राणी के लाल रक्त कण कैसे होते हैं, उभयोतल या बाइकॉन्वेक्स। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा नाम की स्तनधारी से क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। अब वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन आरबीसी की मृत्यु कहां पे होती है, तो आरबीसी की मृत्यु होती है कलिया में। बस यकृत को कलिया भी बोल सकते हैं।
पलिया की बात एक और बाद में करते हैं, चलो पहले पलिया के बारे में देखते हैं। पलिया क्या होता है? पलिया क्या होता है? तो सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि वैसे क्या होती है? पलिया होती है। पलिया से पहला क्वेश्चन जो आता है, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि तो ये होती है पलिया। मानव शरीर में ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? पलिया को जाना जाता है, ब्लड बैंक। पलिया अमाशय होता है, अमाशय के पास में एक स्थिति पाई जाती है। पलिया को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, और दूसरा नाम इसका एक तिल्ली भी होता है। अमाशय के पास स्थित होती है, लाल रंग होता है इसका। पलिया का कैसा होता है? लाल रंग होता है। इसके बाद सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी कौन सी है? पलिया होती है, और इसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। आरबीसी होती है, आरबीसी वो 120 दिन पश्चात पलिया में जाके सिक्कों के समान जमना प्रारंभ हो जाती है, और जमती भी मतलब सिक्कों के समान जम जाती है, और जम गई तो इसकी मृत्यु हो जाती है। सिक्कों के समान जमना शुरू हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन। आरबीसी होती है 120 दिन के पश्चात क्या हो जाती है? पलिया के अंदर जाती है, और पलिया में जाके सिक्कों के समान जमना प्रारंभ हो जाती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल भाई कितना हो जाएगा? यहां से अगर हम इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल होगा 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी भी दो, ये पलिया होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है? श्वेत मज्जा, और एक कौन सा होता है? लाल मज्जा। एक तो होता है श्वेत मज्जा, और एक कौन सा होता है? लाल मज्जा। श्वेत मज्जा होता है वो महीन धमनियों से घिरा होता है, और लाल मज्जा होता है उसका कलर लाल होता है, उसमें आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, इसके अलावा मैक्रोफेज सेल पाई जाती है उसके अंदर। और मैक्रोफेज सेल अपने शरीर में क्या काम करती है? भक्षण का कार्य करती है। क्या काम करती है? भक्षण का। ये पलिया होता है अपने शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने में भी सहायक होता है। पलिया अपने शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने में क्या होता है? सहायक होता है। आपने नाम सुना होगा मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार में सर्वाधिक कमी किसकी होती है? मलेरिया बुखार में सर्वाधिक कमी किसकी होती है? आरबीसी की सर्वाधिक कमी होती है। और ये जो मलेरिया बुखार होती है इसमें पलिया के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मलेरिया बुखार में पलिया के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है, मतलब पलिया का आकार बढ़ जाता है। पलिया के आकार में वृद्धि होती है, पलिया का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखो सामने इसकी मृत्यु हुई पलिया में। अब जहां पे मृत्यु होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कब्रगाह बोलते हैं। मतलब आपसे पूछी कि आरबीसी का कब्रगाह या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? पलिया को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? पलिया को कहते हैं। और पलिया ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद में किसको बोलेंगे? यकृत को बोलेंगे, क्योंकि मर्द आरबीसी को अपने शरीर से नष्ट कौन करता है? वो कौन करता है? यकृत करता है। आरबीसी की मृत्यु कहां पे हो रही है? पलिया में हो रही है, और मर्द आरबीसी को नष्ट कौन करता है? यकृत करता है। तो आरबीसी का कब्रगाह या कब्रिस्तान किसे बोलेंगे? यकृत और पलिया दोनों में से सही है। इसके बाद में आरबीसी में केंद्र का अनुपस्थित हो गया, इसका जीवन काल हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसका निर्माण हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है और सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? केवल सबसे बड़ी आरबीसी है, ना कि स्तनधारी पूछा है। सबसे बड़ी आरबीसी वैसे होती है उभयचर प्राणी की होती है, एम्फीबिया प्रजाति होती है, एम्फीबिया। वैसे आपने नाम सुना होगा कोंगो ईल, कोंगो ईल भी मिल सकता है। ये नाम मिले तो उसके बाद में क्या मिल जाएगा आपको? मेंढक, उभयचर या एम्फीबिया, तीनों एक नाम मिल जाएगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछे सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी कौन सा है, तब आंसर क्या करना है? हाथी। सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी कौन सा है? हाथी। और सबसे छोटी पूछ ले रही, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? तो सबसे छोटी आरबीसी होती है स्तूरी मर्ग या काला हिरण। स्तूरी मर्ग, काले हिरण की आरबीसी सबसे छोटी। वैसे मनुष्य में आरबीसी का आकार कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। 7.5 माइक्रोमीटर होता है मनुष्य की आरबीसी का। ठीक है, इधर देखो सबसे बड़ी आरबीसी कोंगो ईल मेंढक की होती है। इसकी आरबीसी का आकार कितना होता है? आरबीसी का आकार सबसे बड़ी होती है इसकी। मनुष्य की बात करें तो 7.5 होता है माइक्रोमीटर। देखो एक बात ध्यान रखना, आरबीसी का व्यास कितना होता है और आरबीसी की मोटाई कितनी होती है? आरबीसी का व्यास होता है 6 से 8 माइक्रोमीटर और आरबीसी मोटाई कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर।
आरबीसी का व्यास कितना होता है 6 से 8 माइक्रोमीटर और मोटाई 2 माइक्रोमीटर की बात करते हैं, ये मनुष्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मनुष्य की। किस्तूरी मृग की सबसे छोटी होती है 3 माइक्रोमीटर की होती है। 3 माइक्रोमीटर किस्तूरी मृग की सबसे छोटी होती है। तो देखो सामने एक होता है सरपडस। सरपडस जानते हो, जब सांप काट जाता है तो सरपडस होता है, वो एक मलेरिया बुखार होती है। इनमें आरबीसी होते हैं, आरबीसी में छेद से हो जाता है और रक्त बाहर निकलने लगता है। सरपडस, ये सरपडस, सरपडस में मलेरिया बुखार में आरबीसी हो जाती है, वो छलनी हो जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रक्त बाहर नहीं निकलने लगता है, इस पर क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस बोलते हैं। हीमोलाइसिस। एक अपने शरीर में आरबीसी की कमी भी हो जाती है और आरबीसी की वृद्धि से। अगर आरबीसी की कमी होगी तो भी क्या होगा? शरीर रोगग्रस्त होगा। आरबीसी की वृद्धि होगी तो भी क्या होगा? शरीर रोगग्रस्त होगा। तो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है और आरबीसी की वृद्धि से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में। सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी में किसकी होता है? कोंगो की, कोंगो की, या फिर आपको एम्फीबिया मेंढक मिल सकता है, एम्फीबिया। इसकी आरबीसी का आकार कितना होता है? तो ये होता है 80 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी पूछे तब क्या होगा आंसर? हाथी। और हाथी आरबीसी होती है 11 माइक्रोमीटर। भेज आपको 13 माइक्रोमीटर भेजेंगे। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? किस्तूरी मृग, काले हिरण की होती है, किस्तूरी मृग। और इसकी आरबीसी का आकार होता है लगभग 2.5 से 3 माइक्रोमीटर। तो सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? केवल सबसे बड़ी आरबीसी पूछे तब तो कोंगो ईल या फिर मेंढक या फिर एम्फीबिया प्रजाति मिल सकती है। सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी पूछे तब हाथी, और सबसे बड़ी आरबीसी पूछे तो कौन सा होगा? किस्तूरी मृग। देखो सबसे बड़ा स्तनधारी, केवल सबसे बड़ा स्तनधारी पूछे तब तो क्या होगा? ब्लू व्हेल। और सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी पूछे, ये सबसे बड़ी मतलब स्थलीय स्तनधारी पूछे, सॉरी स्थलीय स्तनधारी, केवल स्तनधारी और स्थलीय स्तनधारी दोनों में अंतर होगा। सबसे बड़ा स्तनधारी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तब तो उसमें आपका आंसर होगा हाथी, और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी पूछे तब उसका आंसर क्या होगा आपके पास में? स्थलीय स्तनधारी पूछे हाथी और सबसे बड़ा स्तनधारी पूछे तो ब्लू व्हेल, नीली व्हेल आप जिसे बोलते हो, व्हेल में से। तो सबसे बड़ी आरबीसी वाला स्तनधारी पूछे तब हाथी का, जिसकी आरबीसी होती है 11 माइक्रोमीटर की, और सबसे छोटी आरबीसी पूछे तो किस्तूरी मृग की होती है जिसकी होती है 2.5 से 3 माइक्रोमीटर की। अब अगर हम बात करें आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी की संख्या, तो आरबीसी की संख्या वैसे होती है 3 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, मतलब 30 लाख से 50 लाख के बीच में, 30 लाख से 50 लाख या 55 लाख के बीच। इसमें अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में कितनी होती है? 40 से 50, और महिलाओं में होती है 30 लाख से 40 लाख के बीच में होती है। अब इन आरबीसी की संख्या में कई बार कमी हो जाती है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन ये भी आता है कि आरबीसी की संख्या को किससे ज्ञात किया जाता है? तो किससे मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी की संख्या को मापा जाता है हीमोसाइटोमीटर से। डब्ल्यूबीसी की संख्या को किससे ज्ञात किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या को किससे मापा जाता है? दोनों को हीमोसाइटोमीटर से। अब कई बार आरबीसी की संख्या में कमी हो जाती है और आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या में कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो आंसर होगा एनीमिया। और आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? तो ये होगा पॉलीसीथीमिया। आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? पॉलीसीथीमिया। देखो आरबीसी की संख्या में कमी होने से एनीमिया होता है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने से पॉलीसीथीमिया होता है। अब बात करें एनीमिया की, तो एनीमिया भी किस प्रकार का होता है? एनीमिया देखो एक तो होता है, इसमें पहली टाइप आपके पास में आएगी तो वो होती है सामान्य एनीमिया। सामान्य एनीमिया होता है, एक होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक, एक होता है पर्नीशियस एनीमिया,
और एक होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया चार प्रकार का हो गया, सामान्य एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये होता है, ये एक आनुवंशिक रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया होता है, ये तो क्या होता है, आनुवंशिक रोग होता है। ये तीन होते हैं, ये तत्वों की कमी या वृद्धि से होते हैं। तो सामान्य एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होता है, तो लोहा तत्व की कमी से होता है, Fe आयरन की कमी से, Fe या फिर आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सामान्य एनीमिया होता है। अगर आपसे पूछे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो देखो विटामिन के अंदर पड़ता है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, B9 की कमी से भी एनीमिया होता है, और B12 की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। पढ़ते नहीं पढ़ते? तो यहाँ पे बात करें माइक्रोसाइटिक एनीमिया की, तो ये तो होता है विटामिन B6 और विटामिन B9 की कमी से। विटामिन B6 और B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर बात करें हम पर्निशियस एनीमिया की, तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पर्निशियस एनीमिया होता है। और अगर हम समझे सिकल सेल एनीमिया को, तो ये सिकल सेल एनीमिया होता है क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन, मतलब गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होता है। गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से कौन सा रोग होता है, तो आंसर क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया होता है। मतलब इसमें बीटा सेल जो होती है ना, बीटा सेल के 6 नंबर एमिनो एसिड, छठे एमिनो एसिड के स्थान 6 नंबर का जो एमिनो एसिड है वो सिकल सेल एनीमिया। गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। मतलब आरबीसी की बीटा सेल के छठे एमिनो एसिड ग्लूटामिन के स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ग्लूटामिन के स्थान पर क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि सिकल सेल एनीमिया जो रोग है ये गुणसूत्र में उत्परिवर्तन, इसमें फेरबदल की वजह से होता है। और आरबीसी होता है उसकी बीटा सेल के छठे एमिनो एसिड, मतलब इसमें एमिनो एसिड होता है छठे नंबर का, वो होता है ग्लूटामिन, और ग्लूटामिन के स्थान पे क्या आ जाता है, इसमें वेलिन आ जाता है। और वेलिन के आने पर आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, दांतीनुमा हो जाता है। आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। ये एक आनुवंशिक रोग होता है। तो सामान्य एनीमिया आयरन या लोहा तत्व की कमी से हो सकता है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है विटामिन B6 और विटामिन B9 की कमी से होता है। इसके बाद पर्निशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। और सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से कौन सा रोग होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। इसमें आरबीसी की बीटा सेल के छठे एमिनो एसिड ग्लूटामिन के स्थान पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है, जिससे आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। ये बात हो गई आर। अब देखो आरबीसी में कलर कैसा होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, Hb की वजह से। और इस Hb में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन, लोहा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम लाल रंग का रंजक, ग्लोबिन लोहे की प्रोटीन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटिन बोलते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन होता है, ये क्या होता है, सांसनीय वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, सांसनीय वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, तो ये होता है बैंगनी रंग का। हीमोग्लोबिन रक्त का रंग लाल करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन खुद का कलर कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। एक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से जुड़ा रहता है। एक हीमोग्लोबिन परमाणु 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से जुड़ा रहता है। और एक पेप्टाइड श्रृंखला, अगर आपसे पूछे कि एक पेप्टाइड श्रृंखला एक ऑक्सीजन के परमाणु को क्या करती है, परिवहन करती है। अब एक मतलब एक पेप्टाइड श्रृंखला है, वो एक ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करेगी। तो यहाँ पे कितनी पेप्टाइड श्रृंखला है, 4। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन परमाणु कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है, 4। भाई 4 पेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ा हुआ, एक पेप्टाइड श्रृंखला एक ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करेगी, तो 4 पेप्टाइड श्रृंखला 4 ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करेगी, करेगा नहीं करेगी। जब एक पेप्टाइड एक ऑक्सीजन का परिवहन कर रही है, तो 4 पेप्टाइड 4 ऑक्सीजन का, और 4 पेप्टाइड एक हीमोग्लोबिन, इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है, परिवहन करता है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात की जाए, तो हीमोग्लोबिन होता है पुरुष के अंदर तो कितना होता है भाई, 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, प्रति डेसीलीटर। और अगर महिला की बात करें कि महिला में हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो महिला में होता है 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 14 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मनुष्य का रक्त का रंग लाल होता है, किस कारण हो रहा है, हीमोग्लोबिन कारण हो रहा है।
लेकिन आपने एक नाम सुना होगा सीप, और एक होता है घेंगा। सीप व घेंगा, इनके रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। सीप व घेंगा में रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और ये रक्त का रंग नीला किसकी वजह से होता है? तो आंसर क्या होगा? हीमोसाइनिन की वजह से। सीप व घेंगा में हीमोसाइनिन की उपस्थिति के कारण इनके रक्त का रंग कैसा होता है? नीला होता है। देखो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोह तत्व है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहां पे आंसर क्या? कॉपर, तांबा, Cu+2ion। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा पाया जाता है? लोह तत्व पाया जाता है। लेकिन हीमोसाइनिन में कौन सा पाया जाता है? कॉपर धातु पाई जाती है। एक होता है कॉकरोच। कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद होता है। तो कॉकरोच में रक्त का रंग सफेद किसके कारण होता है? तब आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। तो देखो मनुष्य के रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सीप व घेंगा में रक्त का रंग नीला होता है, वो किस कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोग्लोबिन में लोह तत्व पाया जाता है, हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। इसके बाद में कॉकरोच में रक्त का रंग सफेद होता है, वो किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अब बात आती है कि आरबीसी अपने शरीर में कार्य क्या करती है? तो आरबीसी क्या काम करती है? गैसों का परिवहन, मतलब शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन को क्या करती है? पहुंचाती है, और वहां से CO2 को वापस लाने का कार्य कौन करती है? आरबीसी। आरबीसी क्या काम करती है? ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? वापस लाने का कार्य करती है आरबीसी। इसके अलावा आप अगर परिश्रम करो, कठोर परिश्रम कर रहे हो, या दौड़ रहे हो, या आप ऊंचाई पर जा रहे हो, तो ऊंचाई पर जाने से वायु दाब में क्या होती है? कमी होती है। वायु दाब में कमी होती है, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत होती है। आप दौड़ कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, आपके अंदर दमे की शिकायत होने लगी, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है, आरबीसी की संख्या में क्या होती है? बढ़ती होती है। मतलब दौड़ने पर या मेहनत करने पर या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या होगी? बढ़ती होगी। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या होगी? बढ़ती होगी। और रात को सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि जब आप सो रहे हो तो आप आराम की पोजीशन में हो, आराम की पोजीशन में हो तो आपको सांस लेने में आसानी रहती है, और आसानी रहती है तो आरबीसी की संख्या में वहां पे क्या होती है? कमी होती है। तो याद रखना, रात को सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या होगी? कमी होगी। और दौड़ते समय या मेहनत करते समय या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या में क्या होगी? बढ़ती है। ऊंचाई पर जाने से क्वेश्चन ज्यादातर ये आता है कि ऊंचाई पर पहाड़ों पर खाना धीरे पकता है, क्यों? वायु दाब में कमी के कारण। या फिर एक क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे कुछ ऊंचाई पर जाते हैं, फट जाते हैं, क्यों फटते हैं? तो वो भी वायु दाब में कमी के कारण। कई बार क्वेश्चन आता है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो वायु दाब अधिक होने के कारण। अब दाब बढ़ने पर या एसिड मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, तो पानी का क्वथनांक वैसे तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक कितना होता है? 120 डिग्री सेल्सियस। तो 120 डिग्री सेल्सियस खाना ज्यादा होता है। वायु दाब से ज्यादा वो क्वेश्चन आता है आरबीसी वाला। आरबीसी में जो क्वेश्चन सबसे बड़ी, सबसे छोटी, या फिर आरबीसी कमी से कौन सा रोग होता है, वर्दी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आता है। ये हो गया अपना आरबीसी। नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्लास में